सभ्य बनने के लिए लोग कहते हैं कि आपको ह्यूमैनिटीज पढ़नी चाहिए। कुछ लोग पूछेंगे कि इतनी मुश्किल चीज पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या ये कांत का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के जैसा है, या प्लाटोस का रिपब्लिक? आपको लगेगा ये सिर्फ फिलोसफर्स के लिए है। पूर्व में एनालिटिक्स है कन्फ्यूशियस और मेंशियस का, तो क्यों इन चीजों को पढ़ा जाए? या ह्यूमैनिटीज जानना का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ मालूम है। अच्छी तरह सभ्य होने का मतलब है कि आप एक इंसान हैं। ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? पहले शब्द का मतलब है इंसान, और ये दूसरे शब्द का मतलब क्या है? उसका मतलब है अलग अलग तरीके के निशान। इसका मतलब है कोई निशान छोड़ना। काफी बाद में इसका ऐसा आकार बना। तो इंसान कहलाने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में इंसानों वाला कोई तरीका या उसके पैटर्न्स होने चाहिए। इसका मतलब है आपको इंसानी रंग दिखाना चाहिए अपना। अगर लोग आप में पैसे और ताकत की निशानी देखेंगे तो वो सोचेंगे कि आप इंसान नहीं हैं। इसीलिए हम सब लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, पर ये ह्यूमैनिटीज भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सभ्य होने का मतलब है कि आप इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है। नेटवर्क मार्केटिंग को बुरी नजर से इसीलिए देखा जाता है क्योंकि इसमें हर तरफ सिर्फ पैसों की ही निशानी देखने को मिलती है। आप सब लोगों को लालच की छवि है यहाँ, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को बुरी नजर से देखा जाता है। एक इंसान के चरित्र को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं उसका निजी चरित्र। निजी चरित्र। निजी चरित्र। हम एक देश के चरित्र को क्या कहते हैं? हम उसे उस देश का समूह कहते हैं। आपको सिर्फ चरित्र के साथ देश को मिलाना होता है। आ, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा देश है वो। हर जगह अच्छे चरित्र वाले लोग जरूर मिल जाते हैं हम सबको, और आलसी और बुरे लोग भी होते हैं। एक कंपनी के बारे में क्या कहेंगे? एक कंपनी का चरित्र भी होता है ना? इसे कहा जाता है एक कंपनी का चरित्र। एक कंपनी का भी चरित्र होता है। अलग कंपनियों का अलग चरित्र होगा। हर अलग कंपनी का अलग अलग तरह का चरित्र होता है। सैमसंग हो या hyundai हो, वहाँ अच्छे कामगार भी होंगे और उसी तरह से वहाँ पर आलसी कामगार भी होंगे, एक ही तरह के। और यही बात सच है गूगल और एप्पल के लिए भी। यही बात, कुछ ऐसे हैं जहां पर अच्छे सभ्य और अच्छे चरित्र वाले लोग मिलते हैं आपको, और कुछ ऐसे हैं जहां पर बुरे लोग भी मिलते हैं आपको। हर जगह ऐसे लोग रहते हैं। इन तुलनाओं को नजरअंदाज करते हुए अगर कोई कहे कि मैं सैमसंग के लिए काम करता हूं, तो ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी की छवि एक इंसान की छवि भी सुधार देता है। तो आप सबको एक कंपनी की छवि जो है सुधारनी चाहिए। सवाल ये है कि ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? आ, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को मनाने की बात होती है, उनको समझाने की बात होती है। अगर आप उपभोक्ताओं को और नए ठेकेदारों को समझा नहीं सकते हैं तो फिर होगा ये कि आपका व्यवसाय बड़ा नहीं हो सकेगा। सोचने वाली बात यह है कि आप लोगों को कैसे मना सकते हैं। लोगों को समझाने का तरीका एरिस्टोटल ने पहले ही हम लोगों को बताया हुआ है। एक फिलोसफर जो 2300 साल पहले काम करता था, और आज के सारे पंडित उसकी बात को आज तक मानते हैं। और आज भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट ने कई क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, और उन सब की बातों का एक ही मतलब निकला है कि एरिस्टोटल सही था। तो पहला था लोगोस, और दूसरा था पैथोस, और तीसरा था एथोस। तो लोगोस जो है वो दर्शाता है लॉजिक,
तो ये लोगोस जो है, इसका मतलब है कि कारण देकर किसी तरह से लोगों को किसी भी बात के लिए मनाना। इसमें आप लोगों को कारण देते हैं, समझाते वक्त आप उनको सही कारण देते हैं। एथोस का मतलब होता है सामने वाले इंसान के चरित्र के ऊपर भरोसा करना और अपने चरित्र पर उसका भरोसा जगाना। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगोस और पैथोस का कितना प्रभाव है, अगर आप दूसरों का भरोसा नहीं जीत सकते अपने चरित्र से, आप लोगों को मना नहीं सकते किसी भी काम के लिए। इंसान होने का जो निशान है वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है इंसानों की भावनाओं के साथ, इंसानों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे लोगों की मदद करने के आपकी इच्छा के साथ ये चीज जुड़ी हुई रहती है। और मुश्किल वक्त में छोटे बच्चों की मदद करने की आपकी जो इच्छा है और दूसरे लोगों की खुशी से खुशी पाने को कहते हैं एम्पथी। और ह्यूमैनिटी से आप भावनाओं के आदान प्रदान की ताकत के बारे में सीखते हैं। तब क्या होगा अगर कोई इंसान भूखा है और आप उसके हालात के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है? इसका मतलब आप उसकी तरफ संवेदनशील नहीं है। आपकी संवेदनशील के बढ़ने का मतलब है कि कंपनी का चरित्र बढ़ेगा। इसी तरह से हम ह्यूमैनिटीज के बारे में और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगली बात जो है वो है सेंस ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स। आप लोग रशियन लेखक टॉल्स्टॉय के बारे में जानते हैं, है ना? वो आज तक के सबसे ज्यादा शिक्षित बुद्धि वाले इंसान थे। आखिरी किताब जो टोल्स्टॉय ने लिखी थी वो थी, कि जो आखिरी किताब थी उसका नाम था वाइज थॉट्स फॉर एवरीडे। बुद्धिमान सोच जो हर एक इंसान को हर दिन रखनी चाहिए। कई चीजों को मिलाकर इसमें लिखा गया है। इस किताब को एक डायरी के रूप में लिखा गया है जो आप पढ़ सकते हैं जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक। ये आपको अपनी खुद की भाषा में भी मिल जाएगी। इस पूरी किताब को ट्रांसलेट नहीं किया गया है, बल्कि इसके खास संदेशों को उनके शीर्षक के नीचे ट्रांसलेट किया गया है। लेसन्स फॉर एवरीडे लिविंग। ये सबसे बढ़िया बिकने वाली किताब है आज की तारीख में। असली किताब बहुत मोटी है क्योंकि उसमें 365 दिन है, पर जो अ, अनुवाद किया हुआ किताब है उसमें सिर्फ 3 सबसे जरूरी चीजें जिंदगी की उसके बारे में बताया गया है। पहला है, सबसे महत्वपूर्ण वक्त कौन सा है? टॉल्स्टॉय ने कहा है सबसे महत्वपूर्ण वक्त कौन सा है? तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि वो वक्त अभी है। उसने कहा कि आपका वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक इंसान की पूरी जिंदगी उन सारे मुहूर्तों का मेल है जो अभी वर्तमान में आपके साथ हो रहा है। इसलिए इंसान भूतकाल में या भविष्य काल में नहीं जीते हैं। और यही बात है जो टोल्स्टॉय पूरे वक्त अपनी किताब में कहते रहते हैं कि एक इंसान के वर्तमान के मौके मिलकर ही उसकी पूरी जिंदगी तैयार करते हैं, और इसीलिए वर्तमान में जीना जरूरी है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो टोल्स्टॉय ने कहा, शायद आप में से किसी ने ये किताब नहीं पढ़ी है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूं। उसने कहा है कि जो आप अभी कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो चीज आप अभी कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? टोल्स्टॉय क्या कहता है कि आपकी जिंदगी में आज जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सारे ज्यादा से ज्यादा पंडित लोग इस बात को बिल्कुल बिल्कुल सही मानते हैं। टोल्स्टॉय का ये अनुमान नहीं है, सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं। इसीलिए वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण वक्त है, और ये वक्त कभी वापस नहीं लौट कर आएगा। जो वक्त आपके पास से बीत गया वो कभी वापस नहीं लौटेगा। वर्तमान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। और क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जो काम आप अभी कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप सब लोगों को लेक्चर देना। आप सब लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन लेक्चर्स को सुनना। ये बिल्कुल व्यर्थ है अगर आप यहां बैठकर अपने पति के बारे में सोचते रहेंगे।
तो क्या होगा अगर उसे पसंद नहीं आया कि आप यहाँ पर हैं, तो मैं क्या करूंगी? इस बात का कोई मतलब नहीं है। इस बात के बारे में सोचना कोई मतलब नहीं बनाता जब आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? वो लोग जिनसे आप अभी मिल रहे हैं। अभी मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लोग आप सब हैं, और आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान मुझे होना चाहिए। तो मैं ये सब बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? सेना में कई ऐसे सैनिक होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। अगर आप उनसे पूछे कि आप इतने आलसी क्यों हैं, वो कहेंगे जब मैं सेना से बाहर जाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। वो सेना से बाहर जाकर भी इतने ही आलसी रहेंगे। जो लोग वर्तमान में अच्छा नहीं करते हैं, वो कभी भविष्य में अच्छा नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने भूतकाल की तरफ देखते हैं, वो अपना वर्तमान और भविष्य खराब करते हैं। एटमी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं: यूनाइटेड हार्ट्स और एकोम्पनीड ग्रोथ। अगर आप अपनी दाहिनी तरफ देखेंगे तो आप चाइनीज शब्द देख सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों का मतलब है दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना, एक साथ आगे बढ़ना। बुक ऑफ ओडस में ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। बुक ऑफ ओडस। चाहे तूफान चले या चाहे बर्फ गिरे, अगर आप साथ हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इन गुणों को हम एटमी में प्रोत्साहित करते हैं। ये अकेले सफल होने की बात नहीं है। आप दूसरों का हाथ पकड़कर सफल बन सकते हैं। ये है विनम्रता, और विनम्रता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये मीटिंग शुरू होने से पहले हमने कंपनी के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था कि विनम्रता के साथ सेवा करना। विनम्रता एक गुण है, वो सिर्फ एक जरिया नहीं है। सच कहूं तो विनम्रता का गुण अपने आप में मौलिक है। विनम्रता सिर्फ अच्छे स्वभाव की बात नहीं होती है। सारे विद्वान ये बात मानते हैं कि दूसरों को सुनने की काबिलियत को विनम्रता कहा जाता है। इस बात को मानना कि आप गलत हो सकते हैं और आपको सब कुछ नहीं पता, इसलिए दूसरों को सुनने की काबिलियत को विनम्रता कहते हैं। यही है विनम्रता। आइए इसके बारे में स्लाइड्स के जरिए ढंग से बात करते हैं। मैंने बताया था कि 10% मनाने की काबिलियत से बना हुआ होता है लोगोस, और पैथोस जो भावनाओं से बना हुआ होता है वो 30% के करीब होता है। पर किसी इंसान के चरित्र पर भरोसा जो है वो 60% तक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगोस जरूरी नहीं है। लोगोस और भरोसा आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। किसी फालतू बात करते हुए इंसान पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप बिना तर्क की बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी इंसान के चरित्र पर भरोसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि भरोसा जो है एक सामाजिक पूंजी है। सामाजिक पूंजी कहा जाता है इसे। जिन्हें भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भरोसे को मत भूलिएगा कभी भी। ये बहुत जरूरी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है भरोसा करना। मैं आपको किसी धर्म के ऊपर भरोसा करने की बात नहीं कर रहा हूं। ये चीज एक इंसान के शब्दों को दर्शाता है जो कि उसके बाद के कामों से सही साबित होता है। मैंने सारे अपने पार्टनर्स को यहां बुलाया है ताकि आप लोग यहां पर सफल हो सके। सोचकर देखिए कि अगर मैं सिर्फ ये बोलूं पर ये ऐसा करके नहीं दिखा सकूं तो फिर क्या होगा? भरोसा तभी पैदा होता है जब मैं जो बोलूं वो मैं करके दिखाऊं। भरोसा कुछ कहने के बाद उसे करके दिखाने से ही पैदा होता है। ये शब्द जो है ये सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है। सिद्धांत। सिद्धांतों को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सोचकर देखिए कि सिद्धांतों को रखना है या सिद्धांतों को नहीं रखना है। सिद्धांतों के पालन करने से नुकसान हो सकता है। कुछ वक्त तक आपको नुकसान हो सकता है, पर आपने ये बात सुनी है सब कुछ सही वक्त पर होगा। शुरुआती वक्त में लग सकता है कि बुरे आदमी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, पर आखिर में जो सही है वही जीतेगा। यही है इस बात का मतलब। एक ऐसी आचार नीति है जिसने प्रभावित किया है पूर्वी देशों को पिछले 2500 सालों से। उसे वो कहते हैं 5 कांस्टेंट वर्च्यूज।
इसे इस तरह से चाइनीज में लिखा जाता है। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हर एक इंसान को पालन करना चाहिए अपनी जिंदगी में। ये जरूरी है। इसका मतलब यही है। आपको ये 5 गुण मालूम है? ये बहुत मुश्किल है जब कोई अचानक से ऐसे पूछ बैठता है ना? काफी लोगों के लिए मुश्किल होता है। जब हम हमारे घर में जाते हैं तो अंदर जाने के लिए एक कोड डालना पड़ता है हम लोगों को। अगर हम ज्यादा सोच नहीं रहे तो वो आसानी से हम टाइप कर देते हैं। पर अगर मेरी बीवी अचानक पूछे कि वो कोड क्या था, तो मैं अचानक से उन्हें जवाब नहीं दे सकता हूँ उसी वक्त। तो अचानक से पूछने पर भूलना लाजमी है। इन 5 गुणों के बारे में आपने जरूर पहले सुना हुआ होगा। ये है बेनोवलेंस, राइचियसनेस, प्रोप्राइटी, विजडम और सिंसियरिटी। ये है 5 गुण। आइए पहले गुण के बारे में बात करते हैं, भलाई। कन्फ्यूशियस का आंतरिक दर्शन शास्त्र है। जब उसके शिष्य उससे भलाई के बारे में पूछते हैं, वो हमेशा अपने शिष्य के स्तर के हिसाब से जवाब देते थे। कन्फ्यूशियस हमेशा अलग अलग तरीके से जवाब देते थे। एक शिष्य ने पूछा कि कन्फ्यूशियस, भलाई क्या चीज है? तो कन्फ्यूशियस ने कहा, भलाई है दूसरे लोगों पर ध्यान देना। इसका मतलब क्या है? भलाई करने का मतलब है लोगों पर ध्यान देना। भला होने का मतलब है दूसरों से प्यार करना। अगर कोई मुश्किल में है तो उसका दर्द आपको महसूस करना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी खुश है तो आपको भी खुश होना चाहिए। इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता को बढ़ाने का मतलब है ह्यूमैनिटीज को बढ़ाना और लोगों के बीच में अपनी निशानी छोड़ना। आजकल अमूर्त पूंजी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने लग गई है लोगों के लिए। मैंने कुछ वक्त पहले 5 गुणों के बारे में बात करी थी आप लोगों से। आइए चलिए 5वें गुण के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन है जो ज्यादा पैसा बनाता है? भरोसेमंद इंसान या धोखेबाज? भरोसेमंद इंसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। इसका मतलब भरोसा एक पूंजी है जो उत्पाद को बढ़ाता है। भलाई भी बिल्कुल ऐसी ही है, बाकी सारे 5 गुण भी ऐसे ही हैं। तो विनम्रता का मतलब सिर्फ अच्छी आदतें होना नहीं होती हैं, दूसरों को अच्छे से सुनना होता है ये। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आप लोगों को सुन नहीं सकते। इस बात को मानना कि आप गलत हो सकते हैं, इस बात को मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते, विनम्रता होती है। बुद्धिजीवियों ने ये बात कही है। बाइबल आप लोगों ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपने इस बारे में सुना जरूर ही होगा। जिन लोगों को बड़ा बनना है उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जिन्हें नेता बनना है उन्हें कामगार बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर उठे तो अपने आप को नीचे रखें, और जो नीचे रहेंगे वो जरूर ऊपर उठेंगे। ये हमारे समाज का सुनहरा नियम है। जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा होशियार हैं, उनका सिर्फ मजाक बनाया जाता है, इज्जत नहीं होती है। अगली बात, आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। दूसरे शब्दों में, अगर आप दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। आप दूसरों की इज्जत ना करके क्या संदेश दे रहे हैं? कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार हैं। अगर आप घमंडी हैं तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी लोगों की। अगली बात कि एक घमंडी इंसान को दूसरे इंसान का स्वाभिमान पसंद नहीं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी हैं, ये बात सच है, बट असल में ऐसे घमंडी दोस्त जो हैं वो ऐसे भी हैं जो सभ्य लोगों को पसंद करते हैं, चाहे वो खुद बहुत घमंडी है, और वो दूसरे घमंडी लोगों से नफरत करते हैं। इसका मतलब कि घमंडी लोग और सभ्य लोग सब सभ्य लोगों को पसंद करते हैं। व्यवसाय में आपके हिसाब से कौन अच्छा करेगा, एक घमंडी इंसान या एक सभ्य इंसान? इसी वजह से विनम्रता एटमी व्यवसाय की एक मौलिक पूंजी है। आप एटमी का व्यवसाय बिना विनम्रता के नहीं कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक हैं। चालाकी की उत्पत्ति होती है चाहत से। एक इंसान जिसके पास दक्षता की कमी है वो अपनी अक्षमता छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एमरसन ने यह कहा था कि जिस भी इंसान से मैं मिलता हूँ वो मुझसे ऊपर है और उससे मैं कुछ ना कुछ जरूर सीख सकता हूँ। कन्फ्यूशियस के लेखों से हमें यही संदेश मिलता है। कन्फ्यूशियस ने भी ऐसा ही मिलता जुलता कुछ कहा था। अगर आप 3 जनों के साथ हैं तो उनमें से एक आपका शिक्षक होगा। उसने ये नहीं कहा था कि आपको आपका शिक्षक नहीं मिलेगा, उसने कहा था कि आपको आपका शिक्षक जरूर मिल जाएगा। नंबर 3 को आपको बिल्कुल वैसे ही नहीं लेना है। ये जरूरी नहीं है कि 3 लोग हों। इसका मतलब है कि आप किसी से भी सीख सकते हैं कुछ भी। हर एक इंसान आपका शिक्षक हो सकता है। तो एक फिलोसफर ने कहा था कि हर इंसान अज्ञानी होता है, इसलिए क्योंकि हर इंसान की शिक्षा सीमित होती है।
ऐसा कोई है जिसको सब कुछ पता है यहां पर? लोगों की जानकारी कहीं ना कहीं सीमित है। चाहे एक इंसान का सामाजिक स्तर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, या किसी इंसान के पास पीएचडी हो किसी भी विषय में, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या कुछ और, वो आपसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे। आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के शिक्षक बन सकते हैं, है ना? तो अब कन्फ्यूशियस जैसे लोग जो हैं उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। कन्फ्यूशियस को सब लोग बुद्धिजीवी के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों को बुद्धिमान कहा जाता है। ये जो बुद्धिजीवी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? आपको लगेगा कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, पर कन्फ्यूशियस ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान इंसान वो है जिसे कुछ ना कुछ करने का अनुभव है। इसलिए बहुत ज्यादा ऊंची डिग्री वाला इंसान बुद्धिमान नहीं है, ना ही होशियार है। ये वो इंसान है जो आपसे पहले कोई चीज जानता है। तो आप बुद्धिमान इंसान से कैसे सीखेंगे? मान लीजिए कि आपको खेती करनी है और एक लेडी को इस बारे में ज्यादा पता है आपसे, तो आपके लिए वो बुद्धिमान इंसान है ना? इसका मतलब उस लेडी के सामने अगर आप सभ्य नहीं होंगे तो आप खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं सीख सकेंगे। तो जो इंसान सभ्य है वही बुद्धिमान है। इसीलिए कन्फ्यूशियस ने ये बात कही। और वो बात क्या थी? वो ये कि अगर आप 3 जनों के समूह में हैं तो उनमें से एक जना आपका शिक्षक होगा। इसका मतलब आप सबसे कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। आपको मानना चाहिए कि यहां सब आपके शिक्षक हैं। आपके सामाजिक स्तर और पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। हर कोई आपका शिक्षक है। इसको कहते हैं विनम्रता। इसीलिए ये कुछ विख्यात शब्द हैं जो सोक्रेटिस द्वारा कहे गए हैं। सच्चा ज्ञान यही जानने में है कि आपको कुछ भी नहीं पता। कई अनेक बुद्धिजीवियों ने यही बात कही है। ज्ञान सबसे अच्छी चीज है और अज्ञानता सबसे बुरी चीज। अगर आप अज्ञानी हैं तो यह अपने आप में बुरी बात है। कई वक्त पहले एक ताकतवर राजा ने अपने सेवक से यह बात पूछी। वो बहुत ही बुद्धिमान सेवक था। ज्ञान होते हुए कुछ बुरा करना गलत है या अज्ञानता में कुछ बुरा करना गलत है? सेवक ने जवाब दिया, महाराज, अज्ञानता में किया गया गलत काम ज्यादा बुरा है। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? सेवक ने कहा कि अगर आप जानबूझकर कुछ गलत करते हैं तो आप हिचकिचाएंगे और कम गलत करेंगे। पर अगर आप अज्ञानता में कुछ गलत करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। इसीलिए अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। पूर्व और पश्चिम में इस बात को लेकर एक ही धारणा है। सोक्रेट्स का दर्शन शास्त्र कोरिया और भारत में एक जैसा है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप गैर कानूनी हरकतें ना करें। ये सरकार की हिदायत भी है। ऐसे ज्यादातर लोग नहीं हैं जो जानबूझकर ये सब करते हैं। जो सरकार ने करने से मना किया हुआ है वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उनको मालूम नहीं है इस बारे में। वो घमंडी हैं। ऐसे लोग इन लेक्चर्स में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो सिखाया जा रहा है मुझे वो सब पता है। अगर उन्हें लेक्चर देने के लिए बोला जाए तो वो कहेंगे, मैं क्यों दूं, मैं क्यों करूं? उन्हें सब पता है पर लेक्चर नहीं दे सकते। इसे कहते हैं आधी अधूरी जानकारी। दूसरे लोग उस जानकारी को अर्जित कर लेंगे जो इनके पास नहीं होगा और इसी वजह से ये इंसान बहुत मुश्किलों में पड़ेगा। अगली बात, ये कन्फ्यूशियस के एनालिटिक्स से है और ये बहुत विख्यात है। जो आप जानते हैं वो बताना और जो आप नहीं जानते वो ना बताना, ये है असली ज्ञान। कन्फ्यूशियस के 3 शिष्य थे। कन्फ्यूशियस के 10 मुख्य शिष्य थे। इनमें से 3 सबसे करीबी शिष्य थे उनके, जो उनकी सारी जिंदगी उनके बहुत ही करीब रहे। यान हुई नाम का एक शिष्य था और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। वो कन्फ्यूशियस से 30 साल छोटा था। 30 साल छोटा। कन्फ्यूशियस उसे भी मजाक में नहीं लेता था। वो कहता था कि यान हुई उससे भी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे इसीलिए उनकी ज्यादा इज्जत होती थी। गुणों में युन हाई मुझसे ज्यादा अच्छा है, वो ऐसा कहते थे अपने शिष्य के लिए जो 30 साल छोटा था। और कन्फ्यूशियस का एक और शिष्य था जारो। वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह था। वो कन्फ्यूशियस को मारना चाहता था पर आखिरकार उसका शिष्य बन गया। पर कन्फ्यूशियस कहते थे कि मैं हिम्मत में जारो से कम हूं। कन्फ्यूशियस यही कहता था।
फिर था जागोंग। इसी की वजह से कन्फ्यूशियस एक संत बना। जागोंग ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। जागोंग पैसा कमाने में और कूटनीति में बहुत ज्यादा अच्छा था। बिना जागोंग के कन्फ्यूशियस आज होता ही नहीं। कन्फ्यूशियस उसे खुद से ज्यादा मानता था। वो कहता था कि जागोंग कूटनीति और बातचीत में मुझसे ज्यादा अच्छा है। वो कहता था कि उसके सारे शिष्य उससे किसी न किसी चीज में ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा प्रभावशाली थे। तो किसी ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि फिर ये सब लोग आपको क्यों शिक्षक मानते हैं? और उसने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उनकी ताकत को समझता हूं, उनकी ताकत को स्वीकार करता हूं। आप सब स्पॉन्सर्स हैं, है ना? आप में से कोई है जो सिर्फ यहां पर पार्टनर बनना चाहता है ना? हर कोई यहां पर स्पॉन्सर बनना चाहता है। तो फिर आपको मानना चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे बेहतर है। सैली इस चीज में मुझसे ज्यादा अच्छी है। टीना ये चीज मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकती है। इसे स्वीकार करने से आपको इज्जत मिलेगी। यहां इस वक्त बैठने के लिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। कोई आपका असम्मान नहीं करेगा, पर कोई आपकी इज्जत भी नहीं करेगा यहां पर। कब लोग आपको पहचानने लगेंगे? जब आप 7-7.5 लाख रुपए कमाने लगेंगे महीने के। आप सफल कैसे हुए? अच्छे ग्रेड से। आपको मुझे बताना चाहिए था, पर आपने उनको पहले ही बताया हुआ है। और आपके परिवार वाले आपके सबसे ज्यादा विरुद्ध होते हैं। उनका ध्यान केंद्रित करने का एक ही तरीका है, सच मानिए। आपके दोस्त और आपके परिवार जो आपके विरुद्ध हैं, उन्हें दिखा दीजिए कि आप 7 लाख रुपए एटमी से कमा रहे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप खूबसूरत बन जाएंगे। जब आपकी जेब भरी हुई होती है तब लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं, है ना? हमारा वक्त खत्म हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग 3 से 5 साल में अमीर हो जाएं। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।